वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अवगत कराया था कि हम 12th क्लास संस्कृत सब्जेक्ट का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम 12th क्लास सरस्वती द्वितीय भाग, यह बुक है 12th क्लास की, इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे ताकि हमें यह ज्ञात हो कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, बुक से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, व्याकरण से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कितने कितने अंकों का निर्धारण किया गया है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है 12th क्लास संस्कृत सब्जेक्ट का सिलेबस। पूर्णांक में दे रखा है 100, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होगा आपका ये। लेकिन प्रश्न पत्र केवल 80 मार्क का आएगा, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि सत्रांक के 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे, ठीक है। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का। देखिए, ये है आपका प्रश्न पत्र जो 80 नंबर का आएगा, जो आपकी परीक्षा होगी। इसमें सबसे पहले पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम का मतलब होता है सीन अनसीन पैसेज। सुने होंगे आपने, तो सीन पैसेज, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, सरस्वती द्वितीय भाग, इसमें टोटल 11 चैप्टर दिए हुए हैं। इन 11 चैप्टर में कोई गद्यांश है, कोई पद्यांश है, कोई नाट्यांश से संबंधित चैप्टर है, ठीक है। अब गद्यांश पद्यांश क्या है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो उसमें जो पढ़े हुए होते हैं ना चैप्टर अपने, उसको कहते हैं सीन पैसेज, यानी कि उनसे संबंधित कुछ लाइन्स आएंगी और उनके आपको या तो उसका अर्थ पूछेगा या व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आएगा आपका 30 का, ठीक है। उसके आगे संस्कृत साहित्य इतिहास से परिचय। देखिए, आपका ये जो सिलेबस है इसमें संस्कृत साहित्य से संबंधित परिचय दिया हुआ है, प्राचीन और आधुनिक, दो प्रकार का परिचय है। ये आएगा 10 मार्क्स का। फिर है छंदो अलंकार, यानी कि छंद और अलंकार से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के, 5-5 के होंगे, ठीक है। 5 छंद से संबंधित, 5 अलंकार से संबंधित। फिर है अपठित बोधनम, यानी कि अनसीन पैसेज। देखिए स्टूडेंट ज्यादातर इस चीज में होते हैं, यार अनसीन पैसेज ये तो देखा ही नहीं, कैसा आएगा, कठिन होगा। लेकिन आपके सिलेबस के लेवल के अकॉर्डिंग ही आएगा। ये पठित अवबोधनम होता है सीन पैसेज, ऐसा ही मिलता जुलता अनसीन होगा, यानी कि जो आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होगा लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक के लेवल के आधार पे होगा, और ये केवल 8 मार्क का आएगा, ठीक है। फिर है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में आता है जैसे कि कोई निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा आपको कि ये निबंध लिखो इस टॉपिक पे, ऑप्शन में आएंगे। मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं 3, उसमें से किसी एक पर आपकी इच्छा है जिस पर आप कोई भी ऐसे निबंध लिखना चाहो, निबंध लिखो। फिर 8 वाक्य भी आते हैं, 8 में से 5 के जैसे हिंदी में लिखे आएंगे, आपको उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना, संस्कृत में वाक्य बनाने, ठीक है। इस प्रकार ये रचनात्मक कार्य से संबंधित है, ठीक है। फिर आता है व्याकरणम। व्याकरण से संबंधित 12 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब ये कैसे कैसे आएंगे इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पठित अवबोधनम, यानी कि सीन पैसेज आएगा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में 11 चैप्टर दिए हुए हैं ना, उन 11 चैप्टर्स में से ही आएगा, ठीक है। उसी को सीन पैसेज कहते हैं। पाठ्य पुस्तकात बहु विकल्पात्मक प्रश्न। पाठ्य पुस्तक से बहु विकल्पात्मक प्रश्न आएंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो। ये 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार 8 प्रश्न 8 नंबर के होंगे, ठीक है। दूसरी आता है इसमें अंश त्रय, यानी कि मैंने आपको बताया ना गद्यांश पद्यांश, तो इसमें गद्यांश भी आएगा, एक पद्यांश आएगा और एक नाट्यांश। तो गद्यांश क्या होता है, पद्यांश क्या होता है, नाट्यांश क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पद्यांश के बारे में बताती हूँ। पद्यांश यानी कि पद का अंश, ठीक है, उसका एक टुकड़ा। पद यानी कि होते हैं हम काव्यात्मक रूप में, सरल भाषा में समझाऊं तो कविता जैसे कि, ठीक है। जैसे कि ये श्लोक देख रहे हो आप, ये श्लोक, ये सभी क्या है, पद्यांश है।
पद्य इसे कहा जाता है, पोइट्री, कविता, श्लोक, इसे कहते हैं पद्यांश। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा ना, एक प्रश्न इससे संबंधित आएगा। इसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि संज्ञा शब्द क्या है, इसमें से छांट के बताओ। सर्वनाम शब्द क्या है, कोई भी शब्द का एक का अर्थ पूछ लिया जाएगा, विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा या पर्यायवाची पूछ लिया जाएगा। लेकिन ये आपको तभी आएगा जब आपका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा होगा, इस पे पकड़ अच्छी होगी, प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ पता होगा, तभी आप उसकी संज्ञा बता पाओगे कि इस श्लोक में क्या संज्ञा है, क्या विशेषण पद है, क्या सर्वनाम है, क्या पर्यायवाची है, क्या विलोम है। ठीक है, इस प्रकार ये तो हो गया पद्यांश, पद्यांश से संबंधित प्रश्न। अब प्रश्न उठता है कि गद्यांश क्या होता है। तो देखिए, गद्यांश जैसे कि ऐसे टाइप, ठीक है, निबंधात्मक शैली कैसी होती है, सीधी सीधी लाइन्स होती है ना, ये ऐसे आधी आधी लाइन्स नहीं होती, सीधी सीधी लाइन्स होती है। इसमें तो क्या होता है, तुकबंदी बनानी होती है, कवि को, लेखक को तुकबंदी बनानी होती है। तो तुकबंदी बनाने के लिए वो इस प्रकार, जैसे कि ऊपर देखो, पहला श्लोक देखो, शितिम लिख रहा है, तो पीछे जो है ना कोश जातम, तो शितिम कोश जातम, ऐसे तुकबंदी बनाई गई है। लेकिन गद्यांश में तुकबंदी नहीं होती, सीधे सीधे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि कवि उसमें हमारी कहानी लिखी जाती है इस प्रकार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप ही की बुक का चैप्टर है जिसका मैं उदाहरण दे रही हूँ। यह है सुकनासो उपदेश, आप ही के बुक का चैप्टर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, सीधी सीधी लाइंस दिख रही होंगी, ये सीधी सीधी लाइंस होती है ना, जो कविता के रूप में नहीं होती, ये निबंधात्मक शैली में या कहानी वाली शैली में होती है, सीधी सीधी कहानी लिखी जाती है, इसे कहते हैं हम गद्यांश। गद्यांश का मतलब है गद्य का अंश, यानी कि पूरा आपको पाठ नहीं दिया जाएगा, कुछ लाइंस दे दी जाएंगी, जैसे कि ऊपर के 3 लाइंस दे दिए जाएंगे आपकी परीक्षा में, फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि इसमें बताओ संज्ञा क्या है, इसमें सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, इन पंक्तियों में विशेष्य पद क्या है, कर्तृपद, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, या फिर नीचे की 3 लाइन इस प्रकार। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं होगा, इसलिए उसे गद्यांश और पद्यांश कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं नाट्यांश क्या है। ठीक है, देखिए जो नाट्यांश होता है ना, इसमें अलग अलग बहुत सारे चरित्र होते हैं, जैसे कि ये नाट्यांश है आप ही की पाठ्य पुस्तक का। इसमें देखिए एक चरित्र तो ये है जनक, एक है कौशल्या, एक है अरुंधति। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नाटक होता है ना नाट्यांश, जैसे रंगमंच पे आपने नाटक देखे होंगे, काफी सारे चरित्र होते हैं, काफी सारे पात्र होते हैं, तो अलग अलग पात्र को अपना अपना एक डायलॉग देना होता है। तो इस प्रकार ये जनक का स्टेटमेंट डायलॉग है, ये कौशल्या द्वारा कहा जाने वाला स्टेटमेंट है, ये अरुंधति द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। तो ये होता है नाट्यांश। तो अब नाट्यांश यानी कि नाटक का अंश, तो पूरा पूरा नाटक नहीं दिया जाएगा, कुछ लाइंस दी जाएंगी उसकी, इसलिए उसे नाट्यांश कहते हैं। ठीक है, गद्यांश क्या है, पद्यांश क्या है, नाट्यांश क्या है, और किस प्रकार उसके प्रश्न हमारे सीन पैसेज में पूछे जाएंगे। तो आइए इनके प्रश्नों को भी देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, एक पदेन उत्तरम, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर केवल एक पद यानी कि केवल एक शब्द में देना है। उसके बाद पूर्ण वाक्यम उत्तरम, एक पूरा प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर पूरी एक लाइन में, पूरे एक वाक्य में देना है। ठीक है, दूसरे नंबर का ऐसा प्रश्न होगा। तीसरा होगा भाषिक कार्यम, बहु विकल्पात्मक प्रश्न चतुष्टयम, यानी कि भाषा से संबंधित ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि विशेषण विशेष से चयनम, यानी कि विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, इसे बताओ। फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा कर्तरी क्रिया पद चयनम, इसमें कर्तरी क्या है, क्रिया क्या है, इन पदों का चयन करो। फिर आपसे संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपसे पर्यायवाची और विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे कि ये लाइन दी गई है, चाहे वो गद्य की हो, चाहे पद्य की हो, चाहे नाटक की हो, इसमें आप पर्यायवाची शब्द को बताइए या विलोम शब्द को बताइए। एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका पर्यायवाची या उसका विलोम पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।
इस प्रकार ये जो पठित अवबोधनम है सीन पैसेज, ये हमारा 30 मार्क्स का आएगा। ये इसकी डिवाइडेशन है इसका, ठीक है। फिर आता है पाठ्य प्रसंग अनुसार शब्दार्थ लेखनम। पाठ्य प्रसंग के अनुसार शब्द अर्थ लेखन करना, ये 4 शब्दों का आएगा, ठीक है। फिर आता है कथनानि आश्रित प्रश्न निर्माण, ये भी 4 आएंगे, ठीक है। कथनों से संबंधित प्रश्नों का निर्माण करना, अभी कैसे कैसे आएंगे देखिए। ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, मैं चाहती थी तो आपको सबसे पहले यही सॉल्व करवाती, पर मेरा ऐसा मानना है जब तक कि हम थोड़ा बहुत सिलेबस से परिचित ना हो जाएं तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने फायदा नहीं, क्योंकि आप पाठ पुस्तक के सिलेबस से अपरिचित हो। जब थोड़ा सा हम सिलेबस को 50% या 70% कंप्लीट कर लेंगे, तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे तो जाने पहचाने को जो प्रश्न आएंगे उसे देख करके थोड़ा हम रिलैक्स फील करेंगे, हाँ ये प्रश्न हमें आता है, ये हमने पढ़ा था, हाँ ये भी हमें आता है, ये हमने पढ़ा था। और अगर एकदम से अपरिचित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम उठाकर देखेंगे ना, तो हमारे सिर के ऊपर होकर जाएगा और हमें लगेगा हाँ ये कितना टफ है, ये कैसे आएगा हमें, हाँ ये कितना टफ है, ये कैसे आएगा। तो थोड़ा सा हमें ना पहले सिलेबस को अपना 50% कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी आपके साथ। फिर ये सारी चीजें, ये जो आपके प्रश्न आ रहे होंगे अभी मन में कि पाठ्य प्रश्न के अनुसार शब्दार्थ लेखन ये कैसे होगा, कथनानि आश्रित प्रश्न निर्माण में ये कैसे होगा, ये सब बिल्कुल एकदम सरल लगेंगे आपको, ठीक है। फिर है हिंदी भाषायां सप्रसंग भावार्थ लेखनम, कि हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लेखन करना है। एक वाक्य से पद्यांश वा, यानी कि कोई एक पद्यांश, यानी कि वही मैंने आपको बताया था ना, एक श्लोक दे दिया जाएगा, उसका आपको वाक्य का हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है, ठीक है। फिर अन्वय लेखनम, फिर अन्वय लेखन करना एक पद से एक पद का, यानी कि कोई भी एक श्लोक दे दिया जाएगा और अन्वय करना है। देखिए अन्वय ना हमेशा पद्यांश का ही होता है, गद्यांश का या नाट्यांश का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गद्यांश और नाट्यांश में जो वाक्य होते हैं ना वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे होते हैं, लेकिन पद्यांश में वाक्य सिस्टमेटिक तरीके से लिखे नहीं होते। इसमें जो कवि या लेखक जो भी होता है ना, यह तुकबंदी बनाने के लिए शब्दों को आगे पीछे घुमा देता है, ताकि जो पीछे जो लास्ट शब्द है उसके ऊपर वाले लाइन पंक्ति में जो आखिरी शब्द है उसकी आपस में मेल बन सके। जैसे कि इंग्लिश में हमने राइम स्कीम पढ़ी थी ना, बिल्कुल ऐसे ही ये तुकबंदी होती है, तुकबंदी बनाई जाती है। कोई भी पोएट्री इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, इस प्रकार इसकी तुकबंदी बनाने के लिए श्लोक पद का निर्माण किया जाता है। तो अन्वय बनाने के लिए क्या किया जाएगा, उस पद को सीधे सीधे तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, सीधी सीधी लाइन होती है ना, जैसे कि कर्ता फिर कर्म क्रिया, ऐसे पूरी सीधी सीधी लाइन लिखी जाएगी। उसकी जो तुकबंदी है उसको हटा करके, ठीक है, उसको कहते हैं अन्वय करना। और ये अन्वय केवल पद्यांश का होता है, ठीक है। और ये एक ही आएगा 2 नंबर का और 2 मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। ये यहां तक कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट संस्कृत साहित्य परिचय है आपके सिलेबस में, ये 10 मार्क्स का आएगा। 5 क्वेश्चन 5 मार्क के प्राचीन संस्कृत साहित्य से संबंधित आएंगे, फिर 5 क्वेश्चन 5 मार्क के आधुनिक संस्कृत साहित्य से संबंधित आएंगे। दोनों ही अति लघुतरात्मक 5 प्रश्न आएंगे, 5-5 प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इस प्रकार 5 प्रश्न 5 मार्क्स के, ये टोटल हो गए 10। फिर है छंद अलंकार है, छंद से संबंधित आएंगे 5 प्रश्न और 5 प्रश्न आएंगे अलंकार से संबंधित। अब देखिए छंद से संबंधित कैसे आएंगे, लघु गुरु विवेका, यानी कि लघु गुरु छंद होते हैं, इसके चिन्ह पूछा जाएगा कि लघु का चिन्ह कैसा होता है, गुरु का चिन्ह कैसा होता है। छंदस से सामान्य ज्ञान, इसका सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुविकल्पात्मक एवं अति लघुतरात्मक, यानी कि दोनों ही ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आएंगे। अधोलिखित छंदसा स्वधारणम लक्षणम, ये जो आपके छंद है आपके सिलेबस में इनको दिया गया है कि इन छंदों से संबंधित या तो लक्षण पूछा जाएगा या उदाहरण पूछा जाएगा या फिर दोनों ही पूछे जाएंगे। कौन कौन से छंद है आपके सिलेबस में, अनुष्टुप छंद है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र भज्जा, उपजाति, वसंत तिलका, वंशज, मालिनी, शिखरणी, मंद्राकांदा, शार्दूल विक्रीड़तम, ठीक है, ये आपके छंद है। फिर आता है पद्यांशेषु
गढ़ चिन्ह पूर्वकम छंद ज्ञानम, यानी कि आपको एक पद दे दिया जाएगा, श्लोक दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इस श्लोक पर चिन्ह चिन्ह करते हुए, गणित करते हुए छंदों को बताइए। देखिए एक सूत्र होता है छंद का, यह माता राजभान सलगा। जब आप इस सूत्र को याद कर लोगे ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है छंद से संबंधित। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो वो उसको आसान लगता है छंद, और नहीं पढ़ा हुआ तो वह सोचता है कि अलंकार से कठिन क्या है, छंद है। लेकिन छंद क्या है, बहुत सिंपल है। या माता राजभान सलगा, इस सूत्र को आप दिमाग में रखिएगा कि किसी भी श्लोक के ऊपर चिन्ह लगाना होता है, क्या, अवग्रह चिन्ह और एक सीधा खड़ा जो चिन्ह होता है। ठीक है, इस प्रकार दो चिन्ह होते हैं, लघु का और गुरु का। ठीक है, इस प्रकार ये छंद के गढ़ चिन्ह होते हैं। दो एकश्य, यानी कि दो पद आएंगे और दोनों में से क्या आपको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा, किसी एक के ऊपर आपको चिन्ह लगाने, किसके, छंद के। या माता राजभान सलगा सूत्र का प्रयोग करते हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अलंकार से संबंधित प्रश्न। देखिए अलंकार में क्या आएगा, अधोलिखित अलंकार नाम उदाहरण सह सहित लक्षण ज्ञानम। ठीक है, यानी कि अलंकार से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें उदाहरण और लक्षण पूछे जाएंगे। कोई भी एक आपको अलंकार दे दिया जाएगा, जैसे उदाहरण के रूप में अनुप्रास अलंकार दे दिया जाएगा, फिर आपसे कहा जाएगा इस अनुप्रास अलंकार का लक्षण लिखो और इसका एक उदाहरण भी लिखो। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, सिलेबस में कौन कौन से अलंकार हैं। तो देखिए अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, शब्दालंकार तीन प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। आपके सिलेबस में तीन प्रकार के शब्दालंकार दिए हुए हैं। ठीक है, हम इन्हीं को पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अर्थालंकार है। अर्थालंकार में कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थन्यास और यहाँ तक कि दृष्टांत, अतिशयोक्ति, ये आपके अर्थालंकार हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आएगा, उदाहरण पूछा जाएगा और एक लक्षण पूछा जाएगा। फिर आता है पद्यांशेषु अलंकार से नामोल्लेख। हाँ, आपको एक पद दे दिया जाएगा, एक श्लोक दे दिया जाएगा और फिर इसमें पूछा जाएगा ये जो श्लोक है इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसका नाम बताइए। ठीक है, फिर है कश्यामपि अलंकार से सामान्य लक्षण। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कोई भी अलंकार दे दिया जाएगा नाम, फिर उसमें आपको सामान्य लक्षण पूछा जाएगा, उसका एक उदाहरण पूछा जाएगा। ये दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी बहु विकल्पात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक तो आपका अलंकार से संबंधित हो गया। अब नेक्स्ट है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम यानी कि सीन पैसेज जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो गया, कोई भी गद्यांश, पद्यांश या नाट्यांश। लेकिन अपठित अवबोधनम होगा जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होगा, लेकिन उसका लेवल इतना भी हाई नहीं होगा कि आप उसे सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, वो आपके पाठ्य पुस्तक के लेवल के आधार पर ही होगा। इसमें 80 से 100 शब्दों का एक सरल अपठित गद्यांश दे दिया। देखो बताया गया ना, सरल दे दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको संपादित सरल साहित्य अंश में दिया जाएगा। ठीक है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, देखिए ये 8 मार्क्स का आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें सबसे पहले प्रश्न आएगा एक पदेन उत्तरम, यानी कि एक पद में उत्तर देना होगा। इस प्रकार के 4 प्रश्न आएंगे। दूसरा आएगा पूर्ण वाक्येन उत्तरम, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर दिया जाएगा, पूरा एक वाक्य, एक लाइन में उत्तर दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न त्रयम, इस प्रकार के 3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर है भाषा संबंध कार्यम, यानी कि भाषा से संबंधित प्रश्न आएंगे। इस प्रकार के प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, कर्तरी क्रिया पद चयनम, इसमें आपको कर्तरी पद छांटना है, क्रिया पद क्या है ये छांटना है। ठीक है, एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि उपयुक्त लाइन में क्या क्रिया पद है, क्या कर्तरी पद है, तो वो आपको बताना है। विशेषण विशेष प्रयोग, आपसे विशेषण विशेष का भी पूछा जाएगा कि इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है। आपसे सर्वनाम प्रयोग है, संज्ञा प्रयोग है, संज्ञा के विषय में पूछा जाएगा, सर्वनाम के विषय में पूछा जाएगा। देखिए ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी व्याकरण पे अच्छी पकड़ होगी, तो ना केवल पाठ्य पुस्तक बल्कि हम व्याकरण को भी पढ़ेंगे। ठीक है, शब्दार्थ चयनम, शब्दार्थ का चयन करना, और विलोम चयनम, और विलोम शब्द का चयन भी आपसे पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है समुचित शीर्षक प्रधानम, यानी कि जो आपका पूरा अनसीन पैसेज जो आपको दिया गया है अपठित अवबोधनम,
को पूरे को तो पहले आपको पढ़ना है और फिर उस हिसाब से आपको एक एकदम सटीक उसका शीर्षक बताना है। अब वो कैसे बताएंगे? देखो, मान लो आपके पेपर में आ जाए 8-10 लाइन स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे कि सुबह जल्दी जगना चाहिए, सुबह जल्दी जाके मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, नित्य व्यायाम करना चाहिए। इस प्रकार के जब 8-10 लाइन आए तो उससे समझ जाना कि स्वास्थ्य से संबंधित है। तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा? स्वास्थ्यम। इस प्रकार, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित हो कोई 8-10 लाइन, उसमें पर्यावरण पर्यावरण का दिया हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा? टाइटल पर्यावरण हो जाएगा। इस प्रकार समुचित शीर्षक देना बहुत सरल प्रश्न है, ये तो बहुत आसान तरीके से इसका उत्तर है, ठीक है। देखिए, फिर आता है रचनात्मक कार्य से संबंधित प्रश्न। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रचनात्मक कार्य में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा कि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखें तो उसमें 3 टॉपिक आएंगे, 3 में से कोई एक, कोई भी जो आपकी इच्छा करे उस पर, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आता हो उस पर आपको ऐसे लिखना है संस्कृत में, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे हिंदी में और हिंदी के वाक्यों आपको संस्कृत के वाक्यों में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश वाले पेपर में होता है ना कि हिंदी के वाक्य आते हैं उसको इंग्लिश में लिखना होता है ट्रांसलेट करके, वैसे ही हिंदी के वाक्य को संस्कृत में लिखना है, ठीक है, यहाँ संस्कृत के पेपर में। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है किमपि विषयम स्वीकृतम 50-60 शब्देषु संस्कृत भाषायां लघु निबंध लेखनम, यानी कि कोई भी एक विषय को स्वीकार करके 50 से 60 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा में एक छोटा सा निबंध लिखना है। ये कितने नंबर का होगा? 5 मार्क का होगा, 5 नंबर का। फिर है हिंदी भाषायां लिखित्वा पंचवाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद है, यानी कि हिंदी भाषा में आपको 5 आएंगे तो प्रश्न आपके 8 वाक्य आएंगे जिसमें से 5 का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना। ये भी आपकी चॉइस है, किसी भी कोई भी 5 आप सिलेक्ट कर लेना जिसको आप सही तरीके से आप संस्कृत बना सको। देखिए, फिर आता है व्याकरण से संबंधित प्रश्न। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुचयनात्मक, रिक्त स्थान पूर्ति और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। बहुचयनात्मक में ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रिक्त स्थान पूर्ति में कोई भी एक लाइन दे दी जाएगी, बीच में एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना है। फिर है अति लघुत्तरात्मक, इसमें एक पद में उत्तर देना होता है या फिर पूरे एक वाक्य में उत्तर देना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके व्याकरण में सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले है संधि। संधि में केवल स्वर संधि है और व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आता है कारक, ठीक है। और फिर आता है प्रत्यय। प्रत्यय में तवत, अनियर, यत, लेप करके ये टोटल 19 प्रत्यय आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इन प्रत्ययों में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है प्रकृति प्रत्यय संयोग, दूसरा है प्रकृति प्रत्यय विभाग। देखिए, जैसे संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं ना, संधि में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पूरा एक पद दे दिया जाता है, या तो उसका संधि विकसित करवाया जाता है और पूछा जाता है कि इसका संधि विकसित कीजिए, या फिर संधि पद युक्त एक पद दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है इसमें कौन सी संधि है। वैसे ही प्रकृति प्रत्यय संयोग में कोई भी एक प्रत्यय आपको दिया जाएगा और साथ में एक पद दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि इस प्रत्यय को मिला करके एक पूरा पद बनाइए, उसे कहते हैं प्रकृति प्रत्यय संयोग, ठीक है। या फिर दूसरा होगा, कोई भी आपको प्रत्यय मिलाकर के एक पद दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि इसमें से प्रत्यय को अलग हटाइए और प्रकृति को अलग हटाइए, यानी कि मूल पद को अलग हटाइए, प्रत्यय को अलग हटाइए, इसे कहते हैं प्रकृति प्रत्यय विभागम। तो देखिए, ये था आपका पूरा सिलेबस। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब आप सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इसका प्रश्न पत्र कैसा आता है। हम प्रश्न पत्र देखेंगे, लेकिन अभी मैं ऐसा समझती हूँ कि अभी आप प्रश्न पत्र सॉल्व करने की कंडीशन में नहीं है। जब हम इस सिलेबस को 50% या 70% कंप्लीट कर लेंगे तब हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, ताकि आपके सामने जब जाने पहचाने प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर सकते हैं परीक्षा में, यह बहुत आसान है। अभी आप अनभिज्ञ हैं पूर्ण रूप से, तो अभी आपके लिए हर प्रश्न एकदम क्लिष्ट लगेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पत्र सॉल्व करने की मैं समझती हूँ
स्थिति में नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले अपने पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्या या अमृत अश्नुते। तो देखिए, विद्या या अमृत अश्नुते का अर्थ क्या है, इस अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ होता है विद्या द्वारा अमृत को प्राप्त करता है। यानी कि इस चैप्टर के जो टाइटल है, इससे काफी हद तक हमें ये पता चलता है कि जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज से संबंधित है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि अपठित अवोधनम, यानी कि जो अनसीन पैसेज में आपको शीर्षक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो शीर्षक जो होता है वो यह बताता है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी लाइन्स हैं, वो किससे संबंधित है। तो ये है विद्या या अमृत अश्नुते, यानी कि विद्या से अमृत को प्राप्त करता है। यानी कि ये जो चैप्टर है, इसमें कहीं ना हम विद्या के महत्व को समझेंगे कि किस प्रकार विद्या रूपी अमृत से हम किस प्रकार अमृतता को प्राप्त करते हैं। इसमें आज इस चैप्टर में हम श्लोक के माध्यम से विद्या के महत्व को समझेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की कि प्रस्तुत पाठ ईशोवास्योपनिषद से संकलित है। तो आपके मन में ये जिज्ञासा पैदा हो रही होगी कि ये ईशोवास्योपनिषद क्या है। देखिए, ये जो पद है आपको दिख रहा होगा शब्द ईशोवास्योपनिषद, यह 3 मूल पदों से मिलकर बना है। इसमें 3 मूल पद है। कौन कौन से? ईशोवास्योपनिषद, ईशा अवाश्य प्लस उपनिषद, 3 पद है। ईशा यानी कि ईशा परम ब्रह्म परमात्मा, अवाश्यम यानी कि व्याप्त है। उपनिषद, देखिए उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है, इस चीज को समझते हैं। उपनिषद का मतलब क्या होता है। देखिए, जो उपनिषद शब्द है ना, यह उपसर्ग नी धातु सर्दल प्रत्यय और क्लिप प्रत्यय से मिलकर बना होता है। देखिए स्टूडेंट, आपकी परीक्षा में यह कभी भी नहीं आएगा कि उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है, क्यों इसका प्रयोग किया गया है। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। यह प्रश्न का उत्तर मैं इसलिए दे रही हूं कि जब हम बार बार इस चीज को पढ़ेंगे, ईशोवास्योपनिषद ईशोवास्योपनिषद, तो आपके मन में निश्चित रूप से जिज्ञासा पैदा होगी कि उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है। तो विद्यार्थी के मन में जो जिज्ञासावश जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का समाधान करना, उन शंकाओं को दूर करना एक शिक्षक का न केवल धर्म है बल्कि कर्तव्य भी है। तो अतः मैं आपकी जिज्ञासा जो आपके मन में उत्पन्न हुई है कि उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है, इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि अभी वर्तमान समय में तो क्या होता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो टीचर होता है, सामने बोर्ड होता है। ठीक है, अब तो डिजिटल बोर्ड चल पड़े, तो टीचर खड़ा रहता है और खड़े होकर ही उसे लेक्चर देना होता है। और बच्चे आराम से अपनी टेबल पे बैठे रहते हैं, अपनी टेबल चेयर वगैरह बैठे रहते हैं और आराम से विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति थी। तो स्टूडेंट जो होते थे, विद्यार्थी जिन्हें शिष्य कहा जाता था, तो गुरुकुल में जाते थे अपना घर छोड़ करके। ठीक है, जब वो अपना घर छोड़कर जाते थे तो गुरुकुल में गुरु जी की पूर्ण रूप से सेवा करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और जब ज्ञान प्राप्त किया जाता था, जब लेक्चर सुनते थे, उनकी जो क्लासेस होती थी ना, वो पता किस प्रकार होती थी। एक वट वृक्ष होता था, बरगद वगैरह का बड़ा सा वट वृक्ष, उसके नीचे तने के पास चारों ओर से क्या था, उसको ऊंचा कर दिया जाता था। ठीक है, जहां पर गुरुजी आराम से अपने आसन पर बैठ सके, और उसके समीप ही नीचे भूमि पर सारे शिष्य बैठे रहते थे। तो जब शिष्य गुरुदेव के नजदीक जाकर बैठते थे और गुरुजी उनको उपदेश देते थे, तो उस स्थिति को कहते थे उपनिषद। यानी कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, ये तो है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो ये जो पाठ है ईशोवास्योपनिषद से लिया गया। ये जो उपनिषद है ना, ये वेदांत अंतिम, सबसे अंतिम वेदांत है। वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे, वो वेदों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाया करते थे। वेद कौन कौन से? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद होते थे। उसमें जो सबसे अंतिम जो वेदांत होता था, उसे कोई क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ ईशोवास्योपनिषद से संकलित है। ईशोवास्यम पद
से आरंभ होने के कारण इसे ईशोवास्योपनिषद की संज्ञा दी गई है। ईशोवास्य से पद से आरंभ हुआ, यानी कि ईशा यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा, अवास्यम यानी कि व्याप्त। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर विद्या या अमृतम अश्नुते, इसमें सबसे पहला जो शब्द जो पद है उसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें इस्तेमाल किया गया है ईशोवास्यम। ठीक है, यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यन्दिन व कांडव संहिता का 40वां अध्याय है, यानी कि 40वां चैप्टर है। क्या ये जो उपनिषद है, कौन सा उपनिषद? ईशोवास्य उपनिषद। ठीक है, कौन कौन सी? यजुर्वेद की माध्यन्दिन व कांडव संहिता। मैंने आपको बताया था ना, वेद कितने होते? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये जो सेकंड नंबर का यजुर्वेद है उसकी माध्यन्दिन व कांडव संहिता का 40वां चैप्टर है, जिसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। लेकिन हमारे जो चैप्टर है, हमारा सिलेबस है, इसमें केवल 7 मंत्र दिए। ठीक है, इस अंकलन के आधे 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने व त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग व संरक्षण करने का निर्देश है। आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया है। चतुर्थ मंत्र में चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण है। पंचम व षष्ठ मंत्रों में अविद्या यानी कि व्यवहारिक ज्ञान कैसा होना चाहिए और विद्या यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होना चाहिए पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। अंतिम मंत्र व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाता है। इस पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक है तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती है। यानी कि ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें टोटल 7 मंत्र दिए हमारे सिलेबस में। जो पहले जो 2 मंत्र हैं इसमें तो ईश्वर की व्याप्तता को बताया गया है कि हमारे भी पूरा संसार है, हम जिसमें रह रहे हैं, जगत, चर अचर जगत, इसमें सब चीजों में क्या है? ईश्वर है। फिर जो 3rd नंबर का मंत्र आता है ना, उसमें यह बताया गया है कि जो लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते उनकी कैसी दशा होती है। चौथे मंत्र में चैतन्य स्वरूप यानी भगवान के बारे में बताया गया है, आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। 5वें 6वें मंत्र में विद्या यानी कि लौकिक और व्यवहारिक विद्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, और विद्या यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सूचित किया गया है। और अंतिम मंत्र में व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित लौकिक और अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति कैसे होती है इसको बतलाया गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला मंत्र। देखिए, ये है हमारा पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम। मेरे शब्दों को पकड़िएगा। ठीक है, कहाँ पर मैं टुकड़े कर रही हूँ। ठीक है, ये अन्वय करते समय बहुत काम आते हैं और अर्थ को समझते हुए भी। ठीक है, सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य विद धनम। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं हम। ईशा यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा, अवास्यम यानी कि व्याप्त है यानी कि उससे परिपूर्ण है, लिप्त है। इदम मतलब यह, सर्वम यानी कि सभी, यति अंतमी जो कुछ भी, किंचित यानी जो कुछ, जगत्याम मतलब कि इस संसार में, जगत यानी कि चर अचर यानी कि सजीव निर्जीव। ठीक है, जो कुछ भी, यत किंचित जो कुछ भी, जगत्याम इस संसार में, जगत यानी कि चर अचर सजीव निर्जीव है, इदम मतलब इस, सर्वम मतलब सब। देखिए, यत किंचित यानी कि जो कुछ भी, जगत्याम यानी कि संसार में, जगत यानी कि जो जगत है यानी कि चर अचर सजीव निर्जीव वस्तु है। इदम सर्वम, इदम यानी कि यह, सर्वम यानी कि वह सब कुछ क्या है? ईशावास्यम यानी कि ईश्वर में व्याप्त है, यानी कि उस ईश्वर में जो सब कुछ व्याप्त है। क्या व्याप्त है? जो कुछ भी इस संसार में सजीव निर्जीव दिखाई दे रहा है वह सब किस में व्याप्त है? ईशावास्यम यानी कि ईश्वर में व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय
कश्चित धनम यानी कि तेन यानी कि इसलिए, त्यक्तेन मतलब त्याग की भावना से, वंजिताम यानी कि उपयोग करना चाहिए, माँ यानी कि नहीं, घृदम मतलब लालच यानी कि लालसा, कश्यप विद धनम यानी कि किसी के भी धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। तेन तकतेन और उस जो भी धन है आपके पास उसका त्यक्तेन यानी कि त्याग भावना से, वंजिताम यानी कि उपयोग करना चाहिए। अब भाई त्याग भावना से उपयोग कैसा होगा जब त्याग कर देंगे तो, जैसे कि मान लो आपके पास कोई वस्तु है, एक तो होता है उसका सीमित मात्रा में उपयोग करना, एक होता है आवश्यकता से अधिक मात्रा में उसका उपयोग करना। ठीक है, जैसे कि अब मैं भोजन का उदाहरण देती हूँ। भोजन ऐसा होता है जो सामान्य रूप से भी किया जाता है, एक होता है जबरदस्ती आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेना। तो इस लाइन में कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक भोजन ना करें, पर्याप्त मात्रा में भोजन लें, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आवश्यकता से अधिक भोजन है तो उसका दूसरे को त्याग करते हुए यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ उस भोजन को शेयर करते हुए कि भाई आप भी लो मैं भी लूं, ठीक है, दोनों ही हम इसका उपयोग करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार इस भावना के साथ किसी भी सांसारिक वस्तु का उपभोग करना चाहिए। माँ हृदय यानी कि माँ यानी कि नहीं करना चाहिए, हृदय यानी कि लालच नहीं करना चाहिए, कश्यद विद धनम किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में यह बताया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी वस्तु, सांसारिक वस्तु आप देख रहे हो ना, जो चाहे सजीव है चाहे निर्जीव है, चाहे कोई आपका व्यक्ति है, रिश्तेदार है, मित्र है, वो सभी क्या है, नश्वर चीजें हैं, वो सभी क्या है, ईश्वर में व्याप्त हैं। और इस संसार में आप जब तक जी रहे हो तभी तक है, इसलिए आपको इस संसार में अच्छे कर्मों को ध्यान में रखते हुए त्याग भावना से सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए और किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि चोरी ना करने आदि के विषय में से बताया गया है। देखिए जब हम अपन व्याख्या करेंगे ना इसकी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार व्याख्या करते समय ये जो लाइन आती है कि इस श्लोक में किस चीज के संबंध में बताया गया, तो ये संदर्भ प्रसंग में इस बात को ऐड किया जाता है, इस लाइन को। ठीक है, देखिए ये पहला श्लोक आपका पूरा हुआ। अब इस पहले श्लोक में से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, देखिए ये पहला श्लोक आपका पूरा हुआ। अब इस पहले श्लोक में से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, बीच बीच में इसको डिस्कस करते हैं। देखो पहला प्रश्न तो इसमें से ये बन सकता है कि ईशो वाशम इदम सर्वम यत किंचित जगत्ताम जगत, यानी कि जो कुछ भी इस संसार में है वह किस में व्याप्त है। तो इस प्रकार एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें रिक्त स्थान पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा ईशो वाशम। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें बनता है तेन तक्तेन भुंजिता, यानी कि त्याग भावना से क्या करना चाहिए, तो भुंजिता यानी कि उपभोग करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न बनता है माँ हृदय कश्यम विदम धनम, यानी कि किसका लालच नहीं करना चाहिए, तो रिक्त स्थान में ये पूछा जाएगा तो उसको आपको ये इसका उत्तर देना है, कश्यम कश्यप से विदम धनम। ठीक है, किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। देखिए इस प्रकार आप इन प्रश्नों के उत्तर तभी दे पाएंगे जब कंठस्थ रूप से आप इन श्लोकों के अर्थ को जानेंगे, इनका हिंदी अनुवाद करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। ठीक है, आइए हम दूसरे मंत्र पे आते हैं। कुर्वन्नेव इहि कर्माणि जिजीविषेत शतम समा एव त्वयि न अन्यथ अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आप लोग मेरे एक एक शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। कुर्वन्नेव इहि, एव इहि कर्माणि यानी कि कर्मों को, कैसे कर्मों को करते हुए, कर्मों करने योग्य कर्मों को, एव इस संसार में करते हुए, जिजी विषेत शतम। देखिए शतम लिख रहा है ना, शतम नहीं शतम है, शतम यानी कि 100, समा यानी कि वर्ष। ठीक है, यहाँ पे हुई है श्चित्व संधि। ठीक है, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, कैसे कर्मों करते हुए, कुर्वन्ने यानी कि करने योग्य कर्माणि कर्मों को करते हुए, यही यानी कि इस संसार में करने योग्य कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, किसको, मनुष्य को। क्यों, एवं मतलब इस प्रकार, यानी कि किस प्रकार त्याग भावना से उपभोग करते हुए वस्तुओं का
जब करता है तो ही यानी कि तुझ नरे यानी कि नर में ना कर्म लिप्यते, जब कोई मनुष्य करने योग्य कर्मों को करता है और त्याग भावना से उपभोग करते हुए मनुष्य इस संसार में रहता है, तब ना कर्म लिप्यते, तब वह किसी कर्म में लिप्त नहीं हो पाता। यानी कि वह ये जो कर्म बंधन होता है ना मनुष्य का, बार बार जन्म लेना और अलग अलग योनियों में पैदा होना, वह क्यों होता है? क्योंकि वह कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो करने योग्य कर्म नहीं कर पाता है एक योनि में, तो उसे दूसरी योनि में भेजा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि इस संसार में मनुष्य को अगर 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर रहा है तो वह उसे करने योग्य कर्मों को करना चाहिए। जब वह त्याग भावना से उपभोग करता है तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। त्वयि न अर्थितो अस्ति, और इस प्रकार इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि इस संसार में शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस त्याग भाव से किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। यानी कि जब मनुष्य त्याग भाव से वह कर्मों करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इससे भिन्न यानी कि ना अन्य, तो इससे भिन्न अन्य कोई प्रकार या मार्ग नहीं है जिससे कि मानव कर्म बंधन से मुक्त हो सके। तो स्टूडेंट ये था आपके दूसरे श्लोक का अर्थ। अब देखिए यहाँ पर ना 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस दूसरे श्लोक में। एक तो होता है जिजी विशेष शतम समय, यानी कि कितने वर्षों तक जीने की इच्छा, तो शतम। जब आपको इसका शतम ये जो अर्थ पता होगा ना, जब इसमें ष्टुत्व संधि, तभी आप इसे पकड़ पाओगे कि इसमें रिक्त स्थान आएगा कि कितने वर्षों तक जीने की इच्छा, तो आप पकड़ोगे शतम, नहीं तो आप वहां ऑप्शन में छतम करके आओगे। ठीक है, तो आपको सही जब पकड़ना है तो आपको क्या करना है, इसका सही तरीके से अनुवाद सीखना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा। तो कुर्वन्य कर्माणि, तो कैसे कर्मों करना चाहिए, तो इसमें आएगा कुर्वन। ठीक है, कैसे कर्मों करना चाहिए, करने योग्य कर्मों करना चाहिए। न अन्यथो अस्ति, इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या कोई दूसरा अन्य मार्ग है, तो न अन्यथो अस्ति, किसी कोई तीसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये 2 श्लोक हमारे आज पूरे हुए। तो विद्यार्थियों आज के लिए केवल इतना ही, और आगे के जो 5 मंत्र बचे हैं इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।